क्या ये निर्णायक नतीजे होने वाले 2027 के लिए? निश्चित रूप से निर्णायक नतीजे होने वाले हैं। निर्णायक नतीजे आपके सामने हैं कि किस तरह से हम 8 सीटों पर आगे चल रहे हैं और वहां पर निर्णायक नतीजे सबके सामने आ गए और सबको दिख गया है कि जातिवाद और संप्रदायवाद की जो राजनीति है, जो परिवारवाद की राजनीति है, भ्रष्टाचार की राजनीति को कोई पसंद नहीं करता है। और भारतीय जनता पार्टी जीरो टॉलरेंस की, भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की जो सुशासन की नीति देती है, जो हमारे पास नीति है, नेतृत्व है, उसी का नतीजा है कि लगातार हर जगह हमें जो हमारा विकास का रथ चल रहा है वो विजय रथ के रूप में परिणत हो रहा है। दोपहर बाद तक पता लग जाएगा कि कैसे नतीजे रहने वाले हैं। नतीजे हमारे पक्ष में आएंगे। जनता जनार्दन हमारे साथ खड़ी हुई है, जनता जनार्दन हमें आशीर्वाद दे रही है। लेकिन बैलेट पेपर से पहले काउंटिंग कराने की बात हो रही थी यूपी के अंदर, खास करके काउंटिंग पहले बैलेट पेपर की होनी चाहिए। कल एक सवाल जरूर पूछेगा कि महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री कौन बनेगा, क्योंकि जो रुझान आ रहे हैं उसमें साफ दिख रहा है कि बीजेपी जो है वो 135 सीटों पर आगे है। जी, महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री का चेहरा कौन रहेगा, क्योंकि इसको लेकर सबके मन में सवाल है। वहां दावेदार कई है, लेकिन बनाएंगे किसको? निश्चित रूप से ये सवाल वाजिब है, लेकिन महायुति के तीनों घटक दल बैठेंगे, भारतीय जनता पार्टी, एनसीपी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और शिवसेना गुट बैठ करके निर्णय करेंगे। उसके बाद में पार्लियामेंट्री बोर्ड हमारी तय करेगी और फिर सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि कौन बनने वाले हैं। ठीक है, अचल आपके पास वापस लौटेंगे और ट्रेंड्स लगातार दिखा रहे हैं, रुझान लगातार दिखा रहे हैं। अभी तक की तस्वीर के हिसाब से 210 सीटों पर रुझान सामने आ चुके हैं। महाविकास अघाड़ी 70 सीटों पर आगे है, अदर्स 8 सीट पर आगे है। मेरे सहयोगी इस वक्त आशीष हमें ज्वाइन कर रहे हैं स्टूडियो में। साथ ही साथ जो तस्वीर झारखंड की बन रही है वहां पर बहुत क्लोज कॉन्टेस्ट दिख रहा है। 79 सीटों पर रुझान सामने आ चुके हैं। 36 पर बीजेपी प्लस आगे है, जेएमएम प्लस 42 सीटों पर आगे है। जबकि उत्तर प्रदेश उपचुनाव के बाय इलेक्शन की अगर रुझानों की बात करें तो 5 पर बीजेपी, 3 पर समाजवादी पार्टी और 1 पर आरएलडी इस वक्त लीड कर रही है। लेकिन चौंकाने वाली तस्वीर महाराष्ट्र से सामने है। जाहिर तौर पर जो तस्वीर है वो महाराष्ट्र से चौंकाने वाली है, क्योंकि कहा यह जा रहा था कि जो महायुति है वो 130 से 135 का आंकड़ा पार कर पाएगी, लेकिन जो अभी तक के रुझान आ रहे हैं उसमें बीजेपी अकेले 135 को क्रॉस करती हुई दिख रही है। अभिषेक हमारे साथ हैं। अभिषेक, महायुति को तो फायदा मिलता दिख रहा है, लेकिन महाविकास अघाड़ी कहां पीछे रह गई? बिल्कुल, और यही कारण है कि सही कहा आपने कि और ये उम्मीद जाहिर सी बात है किसी को नहीं थी कि महाविकास अघाड़ी का परफॉर्मेंस इतना खराब होगा। जिस तरीके से महाविकास अघाड़ी लगातार दावे कर रही थी कि उन्होंने, आप देखिए, लाडली बहन योजना को 3000 देने की बात लगातार उन्होंने की थी। जाति छात्राओं को और जितने भी छात्र यानी जो महिला, उनको नौकरियां देने की बात, वहां में बड़े बड़े मुद्दे किए गए, वादे किए गए। लेकिन लग रहा है कि साफ है कि जिस तरीके से इस बीच चुनाव में महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है, महिलाओं ने बड़े पैमाने पर पुरुषों से अधिक वोट किया है, तो यह साफ समझ में आ रहा है कि जो लाडली बहन योजना जो महायुति सरकार ने लाई है वह कहीं न कहीं इस महाराष्ट्र सरकार के लिए यानी महायुति के लिए सरकार बनाने में बड़ा भूमिका अदा कर रही है। और यही कारण है कि देखिए 210 के आसपास महायुति आगे चल रही है। यह एक बड़ा चिंतन का विषय जरूर महाविकास अघाड़ी के लिए होगा कि जिस तरीके से लगातार बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे, आखिरकार क्या हुआ। दूसरी बात देखिए, यह बात समझना होगा, अगर बीजेपी देखिए अगर 135 सीटों के आसपास आगे चल रही है और मान लीजिए उनकी सीटें उतनी आ जाती है, तो आप समझिए कि शिंदे सेना और अजीत पवार दोनों का क्या होगा। यह देखना होगा कि जो चीजें समझना होगा, क्योंकि उनके पास उतनी बार्गेनिंग पावर नहीं रह जाएगी और यह समझना जरूरी हो जाता है। जिस तरह की लगातार देखिए जब काउंटिंग शुरू नहीं हुआ था आशीष, उसके पहले से ही अजीत पवार और उसके अलावा एकनाथ शिंदे की तरफ से और साथ ही देवेंद्र फडणवीस तरफ से, तीनों तरफ से एक पोस्टर वार हुआ, पोस्टर जारी कर दिया गया उन कार्यकर्ताओं द्वारा कि यह सीएम होंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि अगर बीजेपी का बड़ा पार्टी बनती तो सारी सवाल बीजेपी ही सीएम बनाएगी और बीजेपी ने बड़ा दांव खेला है। उन्हें पता है कि उसकी सीटें अच्छी आ सकती है, इसलिए बीजेपी का सीएम कौन होगा अब इसको बात कर ये अभी तक के आंकड़ों को अगर देखें तो मैं अभी तक के जो आंकड़े हैं उसके बारे में इंटरेस्टिंग जानकारी दर्शकों को दे दूं। बीजेपी अगर 135 सीटों पर अभी लीड कर रही है तो 29 सीटों का सीधा फायदा होता दिख रहा है। शिवसेना शिंदे गुट 46 सीटों पर लीड कर रही है, 6 सीटों का फायदा होता दिख रहा है। एनसीपी अजीत पवार 31 सीटों पर लीड कर रही है, लेकिन 9 सीटों का नुकसान होता दिख रहा है, क्योंकि एनसीपी शरद पवार को आपको जोड़कर सीटों को देखना होगा और बाकी सहयोगियों को जो यहां पर सीटें दी गई थी उसमें 21 सीटों का नुकसान महायुति को होता हुआ दिख रहा है। लेकिन फिर भी बीजेपी के दम पर महायुति इस वक्त 210 सीटों पर लीड कर रही है। इसी तरह से अगर आप महाविकास अघाड़ी को देखेंगे, 66 सीटों पर कांग्रेस लीड कर रही है, 12 सीटों का नुकसान दिख रहा है। माफ कीजिएगा, महायुति 66 सीटों पर लीड कर रही है, कांग्रेस 38 सीटों पर लीड कर रही है, 5 सीटों का नुकसान दिख रहा है। शिवसेना ठाकरे गुट 20 सीटों पर लीड कर रही है,
इसी तरह से 3 सीटों का फायदा दिख रहा है एनसीपी शरद पवार। 10 सीट पर जो है वो लीड कर रही है पार्टी और 3 सीटों का नुकसान यहां पर दिख रहा है। अदर्स के खाते में 11 सीटें, 7 सीटों का फायदा अन्य के खाते में नजर आ रहा है अभी तक के ट्रेंड्स के मुताबिक। लेकिन अखंड का रुख करते हैं, बहुत देर से वेट कर रहे हैं लखनऊ से, और उत्तर प्रदेश की स्थिति भी बड़ी दिलचस्प बनी हुई है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अगर 5-3-1 रहता है मामला तो 6-3 का ये मामला बैठेगा। और क्या ये मामला अगर हम साख को लेकर जो बात कही गई थी अखंड, अभी तक की तस्वीर के हिसाब से बीजेपी अभी भी 8 सीटों का दावा कर रही है, लेकिन ट्रेंड्स कुछ और बता रहे हैं। बिल्कुल, बीजेपी जरूर दावा कर रही है कि 8 सीटें जीतेगी। हालांकि करहल सीट और सीसामऊ सीट पे तेजी से समाजवादी पार्टी आगे निकलते हुए दिखाई दे रही है। 10,000 से ज्यादा वोटों का मार्जिन सीसामऊ में भी हो चुका है नसीम का और नसीम सोलंकी का, और इसके अलावा तेज प्रताप यादव भी काफी आगे चल रहे हैं। तीसरे राउंड का वहां पे अभी तक रुझान आया है और उसमें वो 3,000 वोटों से ज्यादा वोटों से वो आगे चल रहे हैं। लेकिन बाकी की सीटों पर यानी 6 सीटें और बल्कि 7 सीटें ऐसी जो एनडीए गठबंधन के पास अभी जाती हुई दिखाई दे रही हैं। कांटे की टक्कर जरूर दिखाई दे रही है, बहुत छोटा मार्जिन कहीं कहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन बावजूद इसके अभी भी बीजेपी जो है वो 7 सीटों पे, बीजेपी गठबंधन जो है वो 7 सीटों पर अभी भी आगे दिखाई दे रहा है। तो आंकड़े जो हैं वो तेजी से बदल रहे हैं। ये मामला जरूर है कि 6-3 का हो सकता है या फिर 7-2 का भी हो सकता है। तो ये लेके अभी जैसा दिखाई दे रहा है मामला पूरा रुझान तरीके से क्या ये माना जाए कि समाजवादी पार्टी का जो खेल है उससे बहुजन समाज पार्टी ने यहां पर फेल कर दिया है, कहीं ना कहीं खेल खराब कर दिया, और जो वोट थे समाजवादी पार्टी के वो वोट कटे हैं? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि पहली बार ऐसा रहा कि बीएसपी कंटेस्ट कर रही थी, पूरे इलेक्शन में चुनाव लड़ रही थी। उपचुनावों से अमूमन बीएसपी दूर रहती है और सभी सीटों पे, चूंकि 9 सीटें थी, 9 सीटों पे बीएसपी कंटेस्ट कर रही थी। इसके अलावा सिर्फ बीएसपी को ही क्रेडिट नहीं दे सकते हैं। इसमें हमें लगता है कि कुछ सीटों पे जहां जहां एमआईएम लड़ रहा था, एमआईएम लड़ रहा था, और दूसरी तरफ आजाद समाज पार्टी जहां पे लड़ रही थी, इनका भी असर कहीं ना कहीं दिखाई देगा और इसमें दोनों ही पक्षों की तरफ इशारा किया जाएगा। ऐसा नहीं कि वो बीजेपी के लिए ही फायदेमंद रहा है, वो समाजवादी पार्टी के लिए भी कई जगहों पे फायदेमंद हुआ है। वोट दोनों के कटे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि बीएसपी के लड़ने से एक बड़े पैमाने पे अगर देखा जाए, चूंकि तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है उत्तर प्रदेश की, तो एक बड़ा वोट बैंक उसका रहा है। और लेकिन जिस तरीके से बीएसपी लड़ी है, उस बीएसपी के उस लड़ने पे भी थोड़ा सा एक मायूसी सी रही बीएसपी के चाहने वालों में। पिछले कई साल से देखा गया है, खासतौर पर जब से भाजपा उत्तर प्रदेश में आई है, बीएसपी बहुत बैकफुट पर नजर आई है। लेकिन अगर इस वक्त सबसे ज्यादा किसी राज्य की चर्चा हो रही है तो वो महाराष्ट्र है। अभिषेक लगातार हमारे साथ जुड़े हुए, सीधा अभिषेक का रुख कर लेंगे। अभिषेक, ये क्या आंकड़े इस वक्त महाराष्ट्र में नजर आ रहे हैं? बीजेपी अकेले के ही दम पर करीब करीब बहुमत के पास आती हुई नजर आ रही है। क्या समीकरण आने वाले वक्त में बन सकते हैं? 10 बज चुका है। ये जो इस वक्त हम आंकड़े दिखा रहे हैं, लगभग कुछ ही देर में ये पिक्चर और साफ हो जाएगी, 11-12 बजते ही। लेकिन क्या ये कहा जाए कि अगर ऐसा ही ये जो ट्रेंड चल रहा है वो नतीजों में तब्दील होता है तो आने वाला सीएम जो है वो भाजपा का हो सकता है? बिल्कुल, अगर सही बात है कि अगर यही ट्रेंड चलता रहा और इसी पर अगर बीजेपी आगे आती रही तो बिल्कुल साफ है कि बीजेपी का सीएम होगा, कोई दो मत इस पे नहीं है। लेकिन अब बीजेपी का सीएम कौन होगा यह देखना होगा। सबसे खास बात है कि इस बात को लेकर भी होगी आखिरकार एकनाथ शिंदे और अजित पवार का क्या होगा। जिस तरीके अजित पवार ने लगातार अपनी लाइन अलग ले रखी थी चुनाव प्रचार में, क्या अजित पवार, लेकिन मजेदार बात एक मैं आपको बताऊं, अभिषेक, शायद आपको भी इंफॉर्मेशन मिल गई होगी, मैं आपसे इस सवाल करूं, लेकिन एसएन सिंह बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए, वैभव त्रिपाठी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस वक्त, और अजीत शुक्ला वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन अभिषेक, जो खबर मिल रही है वो ये है कि देवेंद्र फडणवीस पिछड़ गए हैं और आदित्य ठाकरे भी पिछड़ गए हैं। तो ये जो आगे पीछे का खेल चल रहा है उसमें इंटरेस्टिंग खबर तो ये है। बिल्कुल सही कहा आपने। बिल्कुल, ये देखिए जाहिर बात है शुरुआती रुझान है, बिल्कुल सही कहा आपने। क्योंकि पहला राउंड, दूसरा राउंड, तीसरा राउंड चल रहा है, इसमें पीछे चल रहे हैं बिल्कुल आदित्य ठाकरे पीछे चल रहे हैं, उसके अलावा नवाब मलिक पीछे चल रहा है, नवाब मलिक की बिटिया जो है वो चल रही है पीछे, और उसके अलावा संजय निरुपम चल रहा है पीछे, ताना एनसी चल रही है पीछे। जैसे कई बड़े नाम है बिल्कुल जो पीछे चल रहे हैं, जिसकी वजह से बड़ा नुकसान। लेकिन देखिए, यह बात माना जा रहा है देवेंद्र फडणवीस की सीट जो है वह जीत का अंतर कम जरूर हो सकता है, लेकिन देवेंद्र फडणवीस जीत जाएंगे ऐसा माना जा रहा है।
विजय वडेट्टीवार जो कि महाराष्ट्र के विरोधी पार्टी नेता, वह चल रहे पीछे। अब्दुल सत्तार जो कि एक बड़े नेता है सिंधे गुट के, वह चल रहे पीछे। तो ऐसे बड़े नाम है जो लगातार चल रहे पीछे। तो इसका मतलब साफ है कि जनता की तरफ से क्या किसको बहुमत दिया जा रहा है देखना होगा। लेकिन ये बात सही कहा आपने, कई बड़े नाम है। इतना ही नहीं, अमित ठाकरे की बात नाम ले लो आपको, अमित राज ठाकरे के बेटे हैं, वह चल रहे पीछे, और पहले आगे चले पीछे चले। वहीं बाला नांदगांवकर जो सिवड़ी विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं, वो भी पीछे हो चुके हैं। वो लग रहा था चुनाव जीत अभिषेक, जाएगी। क्या समझा जाए, क्या उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने जो बाण महाराष्ट्र में चलाया था वो कामयाब होता नजर आया? क्या बटेंगे तो कटेंगे की एक रहेंगे तो सेफ है कि राजनीति इस वक्त महाराष्ट्र में कामयाब होती नजर आई? क्योंकि महायुति के ही अजीत पवार लगातार ये कहते हुए नजर आए थे कि महाराष्ट्र में ये सब चलता नहीं है, लेकिन ये साफ तौर पर जो अब तक के स्टैट सामने आ रहे हैं वो ये दिखा रहे हैं कि महाराष्ट्र में यही चला है। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल लग रहा है इसको वोट जो पोलराइज होता है ना, यानी वोट को एकत्र करने में बिल्कुल बहुत बड़ा काम किया है योगी आदित्यनाथ का। वह बयान बटेंगे तो कटेंगे, उसके बाद पीएम नरेंद्र मोदी से लेकर हर कोई नेता साफ कह रहा है एक है तो सेफ है। यानी उस बयान को उन्होंने हर किसी ने एंडोर्स किया, भले ही पहली लाइन ना बोली हो, लेकिन हर किसी को समझाने का प्रयास यह किया गया कि हम एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। यानी एकजुटता की बात जो कही गई है, भले ही उसको कांग्रेस ने हिंदुत्व से बिल्कुल भी जोड़ने का प्रयास किया, लेकिन बीजेपी सफल रही। जो उन्हें चाहिए था वह उन्हें मिलने में कामयाबी हासिल हुई है, क्योंकि तमाम देशभक्ति की जहां बात आती है वहां बीजेपी के साथ लोग जाना पसंद करते हैं, यह देखा गया है। और यही कारण है कि, और दूसरी बात, भ्रष्टाचार की बात लगातार देश के प्रधानमंत्री पीएम मोदी अपने भाषण में करते रहे कि भ्रष्टाचार किस तरीके से कांग्रेस ने किया है, कैसे उन्होंने कर्नाटक की बात। अभिषेक हम आपके पास आएंगे, लेकिन बात झारखंड की करना बहुत जरूरी है, क्योंकि झारखंड में इस समय कांटे की टक्कर चल रही है। जेएमएम कांग्रेस की बात करें तो 39 सीटों पर आगे है, बीजेपी 38 सीटों पर आगे है। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता एसएन सिंह साहब हैं। एसएन सिंह साहब, महाराष्ट्र में तो महायुति सरकार बनाते हुए दिख रही है, लेकिन झारखंड में मुकाबला अभी भी कांटे का बना हुआ है। आपने क्या चुना? भारतीय जनता पार्टी 100% की बात होगा, कार्य बड़ा होगा, विचार बड़े होंगे तो परिणाम भी बड़ा आएगा। आज परिणाम क्यों इतना सुंदर सार्थक और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएगा? क्योंकि हम लोग जब जाते थे तो किसानों के सम्मान निधि की बात करते थे, किसानों के कर्ज माफी की बात करते थे, लाडली बहन योजना की बात करते थे लाडली बहन योजना की बात करते थे। और उस समय भी आप देखेंगे कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं था। वो क्या कहते थे? बंटवारे की बात करते थे, कहते थे नहीं हमें स्पेशल पैकेज चाहिए। कितने के लिए? 20% के लिए। तो कोई भी जो गणित समझता और जानता है वो जान जाएगा कि अगर आप 100 की मांग नहीं करेंगे, 20 की मांग करेंगे तो गणित में तो 80-20 पे भारी पड़ता है। और भारतीय जनता पार्टी वो केवल जी सरकार होती है तो किसान आत्महत्या कर लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में तो किसान क्रेडिट कार्ड बनना शुरू हुआ था। भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार में किसानों को सम्मान निधि दी जाती है। तो जब आप जो है एक अच्छे संकल्प के साथ आते हैं तो निश्चित तौर पे आपका परिणाम सुंदर सार्थक हो। ऐसा होता है जैसे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आ रहा है। आप देखिए ना बंटवारे की बात कैसे कि नहीं, वो भगवा वाले लोग तो राजनीति में नहीं आ सकते, भगवा वाले लोग तो राजनीति में नहीं आ सकते हैं। नहीं, भारतीय जनता पार्टी को तो मार देना चाहिए। आपके पास कोई विजन होता तो आप लेकर जाते कि आपकी सरकार आएगी तो ठीक है। देखना दिलचस्प होगा जैसे जैसे आंकड़े सामने आते जा रहे हैं, पॉलिटिकल सिनारियो की डेवलपमेंट हो रही है, ये देखने को मिल रहा है कि महाराष्ट्र झारखंड में किसकी सरकार बन सकती है। अजीत जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट। अजीत जी, जो स्टैट्स, जो रुझान इस वक्त महाराष्ट्र और झारखंड से सामने आ रहा है, जैसा कि आशीष बता रहे थे, झारखंड में कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है, लेकिन मुझे लगता है इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा महाराष्ट्र की हो रही है। सबसे ज्यादा चर्चा बीजेपी के परफॉर्मेंस महाराष्ट्र में जो स्टैट्स आ रहे हैं उसकी हो रही है। क्या आपको लगता है कल ये फ्रंट पेज की हेडलाइंस बनेगा? बिल्कुल। देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि महाराष्ट्र को एक राज्य में तो देखा नहीं जाता है, लगभग 6-7 राज्य हैं। तो विदर्भा में कमबैक किया है भारतीय जनता पार्टी ने। जो लोकसभा का रिजल्ट आया था उससे अलग है और भारतीय जनता पार्टी बेहतर कर रही है। और स्ट्राइक रेट भी भारतीय जनता पार्टी का सबसे बेहतर रहेगा हर जगहों पे, चाहे वो मराठवाड़ा हो या विदर्भा हो या वेस्टर्न महाराष्ट्र हो या नॉर्थ महाराष्ट्र हो। शुक्ला जी, वजह क्या है? देखिए, कोर्स करेक्शन जो लोकसभा इलेक्शंस हुए थे वो एब्रेसिव था, और कोर्स करेक्शन जो भारतीय जनता पार्टी ने किया उस हर जगहों पे अलग अलग तरीके से कोर्स करेक्शन किया। और दूसरा है संघ का जो है बहुत
बड़ा योगदान रहा, संघ ने बड़ी ही सक्रियता से कार्य किया जी। और आम जनता जो है, आम जनता ने इस चीज को इंडोर्स किया। जो उनके बहुत सारे जो योजनाएं थी उसको बहुत सर आंखों पर लिया जनता ने। हर जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही योजना थी जो लाडकी बहना योजना थी, कई और भी योजनाएं उसके साथ साथ चलाए जा रहे थे। और कहीं ना कहीं लोगों को ये लगा कि भाई ये महायुति जो है वो ज्यादा बेहतर सरकार दे सकती है, तो महायुति को लोगों ने जम के समर्थन किया। और सभी अजीत जी, क्या महाविकास आघाड़ी की जो आपसी खींचतान थी, क्या उसका फायदा महायुति को मिला? देखिए, महायुति टिकट महाविकास आघाड़ी में जो है टिकट डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर बहुत भयानक खींचतान था। और जो भी शुरुआती दौर में ही ऐसा लग रहा था कि 10-12 सीटें ऐसी थी जो कांग्रेस की सीटें थी, वो यूबीटी लड़ रही थी। और कांग्रेस बहुत सारे जगहों पे वीक विकेट पे थी। जो यूबीटी की सीट थी, जो परंपरागत रूप से शिवसेना लड़ती थी, वो सीटों पर जो है कई सीटों पर कांग्रेस को लड़ना पड़ा। तो शुरुआती दौर में ही ऐसा लग रहा था टिकट डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर कि इन लोगों में बहुत ज्यादा खींचतान है। दूसरा चीज है कि भारतीय जनता पार्टी और महायुति कहीं ना कहीं जो रेबल्स फैक्टर था उसको समझाने में और उसको कम करने में बहुत ज्यादा कामयाब रही। और सबसे बड़ी बात यह होती है, जनता का वर्डिक्ट है। जनता ने जो है वो महायुति को सर आंखों पर लिया और स्पष्ट रूप से जनादेश दे रहा है। और ये अजीत जी, क्या किसान मुद्दा नहीं बन पाए? जो हम अमूमन किसान, खासतौर पर मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, इन राज्यों में किसान एक बहुत बड़ा मुद्दा बनते हुए नजर आते हैं। लेकिन महाराष्ट्र में भी एग्रेरियन क्राइसिस और डिस्ट्रेस एक अहम कंसर्न था, जो शुरुआत से आज नहीं, इससे पहले भी जितने असेंबली इलेक्शंस हुए या लोकसभा चुनाव हुए उसमें एक इंपॉर्टेंट कंसर्न की तरफ से देखा गया। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या ये जो तमाम वेलफेयर स्कीम्स हैं इनका जादू छाता हुआ नजर आ रहा है? जो वेलफेयर स्कीम्स थे उसने अच्छे से एड्रेस किया। जो मैसेजिंग था भारतीय जनता पार्टी या महायुति का, वो बड़ा ही एकता